हेलो क्लास 11 कॉमर्स के बच्चों, क्या हाल चाल है। तो ये लेक्चर नंबर कुछ तो होने वाला है। एडिटर यहाँ पे लेक्चर नंबर लगा देना। और जिसमें हम थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग अजम्पशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के, है ना। हाँ, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग अजम्पशन के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन अजम्पशन एंड प्रिंसिपल, जो कि सारे बोर्ड्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आने का चांसेस भी इसका है ना। दूसरा क्या है, हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल समझेंगे। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, प्रॉफिट्स को रिकॉग्नाइज करना है, कैसे करेंगे, तो उस चीज का हम प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। तीसरा क्या था, मैचिंग प्रिंसिपल। मैच करे हो ना, यहाँ से यहाँ मैच करना है, वहां से वहां, तो हाँ कुछ उसी तरह का मैचिंग प्रिंसिपल हम जानेंगे। ठीक है। फुल डिस्क्लोजर, आपको डिस्क्लोज करना है कुछ चीजें, आपकी पैसे कितना है, आपका इनकम कितना है, यही सारा। अरे वही तो बात करेंगे आगे क्या है। तीसरा क्या है, कंसिस्टेंसी, कितना कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना है, कितना कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करना है, बहुत सारी चीज है जो आपको पढ़ना है। कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस, आपको जो कि लॉ एज अ आपको ये करती है, क्या कहते हैं, फोर्स करती है इस चीज को आपको फुलफिल करने के लिए, उसको हम लोग कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कहते हैं, जिसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है। 6 नंबर, मेटेरियलिटी प्रिंसिपल, जिसमें हम लोग मेटेरियलिटी फैक्ट के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, किस तरह से होता है। ठीक है। 7th, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, आगे आगे धीरे धीरे जानेंगे। कॉस्ट प्रिंसिपल, हिस्टोरिक वर्सेस कॉस्ट प्रिंसिपल, आपको किस हिसाब से देखना है वो। सबसे पहला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अजम्पशन वर्सेस प्रिंसिपल। अजम्पशन क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है। एक बात बताओ, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोग पढ़ रहे हो, क्या आप लोग पढ़ रहे हो। तो बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं पढ़ रहे, तो ये मैंने अज्यूम किया, मैंने ये तो नहीं बोला कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ रहे हो। मैंने अज्यूम किया कि आप शायद नहीं पढ़ रहे। तो ये जो अज्यूम करना, मतलब मैं ऐसा मान रहा हूं, क्या ये रियलिटी है, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो है, ये चीज को आप क्या कहते हैं, अजम्पशन। लेकिन आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये प्रिंसिपल है, ये एक्चुअली में हो रहा है। या फिर सिंपली आप इस चीज को कह सकते हो कि आपको यूट्यूब ओपन करने के लिए आपके फोन में इंटरनेट होना जरूरी है, ये रूल है, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल होता है। अजम्पशन का मतलब आप मान कर चल रहे हो। ठीक है, क्या मानना है भाई। स्टूडेंट ऑफ्टन कंफ्यूज अजम्पशन और प्रिंसिपल, ये सीबीएसई में डायरेक्टली पूछा जाता है, इसमें क्लियर डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले क्या बोला जाएगा, मीनिंग क्या है, बेसिक कंडीशन टेकन फॉर ग्रांटेड नॉट प्रूवन जस्ट एक्सेप्टेड, मतलब आप प्रूव नहीं हुआ है। अजम्पशन आप जो भी ले रहे हो वो प्रूव नहीं होता, वो जनरली ऐसा माना जाता है ना। जैसा भी मैंने बताया कि मैं मान रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ। वही सेम चीज इसमें पूछा जा रहा है कि, सॉरी, इसमें बोला जा रहा है कि ये प्रूवन नहीं होता, ये जस्ट आप मान लो कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन प्रिंसिपल रूल्स को कहते हैं, रूल्स मतलब जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। और ये रूल्स कहाँ से आता है, सही मायने में रूल्स कहाँ से आता है, वो ओरिजिनेट होता है उसी अजम्पशन से जहां से सारी चीजें हो रही है। वही सेम चीज है, रूल्स डेवलप फ्रॉम अजम्पशन गाइड हाउ टू रिकॉर्ड, मतलब वो ये बताता है कि आपको कैसे अकाउंटिंग में चीजों को रिकॉर्ड करना है। ठीक है। नेचर, नेचर किस तरह का होता है, ये मोर फंडामेंटल होता है, फाउंडेशनल लेवल का होता है। क्या चीज, अजम्पशन। फाउंडेशनल लेवल मतलब स्टार्टिंग, बिगिनर लेवल में। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली आप अजम्पशन तभी लेकर चलोगे जब आपको रूल्स नहीं पता है। अगर आपको रूल्स पता है तो आप क्यों अज्यूम करोगे। अगर मुझे पता होता है कि आप सही में पढ़ रहे हो तो मैं तो बोल दूंगा ना कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना। तो वो सारी चीजें फिर मैं अजम्पशन नहीं लूंगा, मैं उस चीज को मान लूंगा। ठीक है। दूसरा क्या है, मोर स्पेसिफिक होगा, अप्लाइड टू द ट्रांजैक्शनल लेवल, मतलब यही कि अगर आप प्रिंसिपल को लेकर चलते हो तो आप डेबिट क्रेडिट जो कर रहे हो, तो ये आपका प्रिंसिपल है, आपका लॉ है, जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हो। तो ये मोर स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिकली बताया जाता है कि आप किस चीज के बारे में जान रहे हो। ठीक है। तो ये अप्लाई होता है सारे ट्रांजेक्शन पे। ठीक है। तीसरा क्या है, सोर्स, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड विदाउट एनी प्रूफ। अब एक चीज बताओ कि अगर हम किसी चीज को मान ले रहे हैं तो ये क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। अगर मेरा कोई फ्रेंड है या फिर मेरे कोई कोऑर्डिनेट है, या मेरे जैसे एक मेरे फ्रेंड है जो खुद भी कॉमर्स को पढ़ाते हैं, अगर वो आए तो क्या वो भी यही नहीं बोलेंगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो। तो सिमिलरली होता कुछ इस तरह से ना, कि अजम्पशन का मतलब है कि आप कुछ भी मान सकते हो। और जनरली ये चीज ना ग्लोबली, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इस चीज को ऐसे ही बिना बिना किसी प्रूफ का ये एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ आप पढ़ रहे हो। तो अजम्पशन में भी सेम चीज होता है। ठीक है। डेराइव फ्रॉम अजम्पशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब जो पूरा का पूरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल सुनते के साथ आपके मन में लॉ आना चाहिए, लॉ या फिर रूल्स। ठीक है। प्रिंसिपल मतलब रूल्स, रूल्स है। और अजम्पशन मतलब जो रूल्स को हम मान नहीं रहे, मतलब हमको पता नहीं कि ऐसा कुछ रूल है, लेकिन हम मान के चल रहे कि ऐसा ही रूल होगा। ठीक है। तो ये जो चीज है ये कैसे आता है, प्रिंसिपल कहाँ से आता है। पहला चीज, ये अजम्पशन जो हम चलते आए, अजम्पशन लेके जो बना रहे थे, उसमें जो जो दिक्कतें आई उसको सॉल्व करने के बाद हम एक प्रिंसिपल पे आके स्टिक होते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स आया,
जो अजम्पशन लेके जब हम कोई चीज कर रहे थे तो वो जो प्रॉब्लम आया वो कैसे आया होगा, हम रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे या रियल लाइफ एक्सपीरियंस आया होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जब आप अजम्पशन लेके चल रहे थे तो उसके बाद जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आया उसके थ्रू आप प्रिंसिपल को बनाते हो। ठीक है, एग्जाम्पल का अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो पहला नंबर गोइंग कंसर्न, आप ये मान के चल रहे हो कि आपका बिजनेस परमानेंटली चलेगा। ऐसा क्या ऐसा होता है कि अगर आप बिजनेस चालू किए हो तो आपका जस्ट लाइक रिलायंस का जितना बड़ा कंपनी हो जाएगा कि 100% है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती ये मान के चलते हैं कि आपकी बिजनेस फॉर द इटर्निटी चलता है, जब तक स्पेसिफिकली बोला ना जाए। तीसरा क्या है, अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल मतलब क्या होता है, अक्रूवल बेसिस का मतलब आप ये मानोगे तब जब आपको एक्चुअली में पैसा मिलेगा। आया है रिकॉर्ड करो, नहीं आया है नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो अक्रूवल बेसिस पे। तीसरा क्या है, डुअल एस्पेक्ट, आप ये मान के चलते हो कि सारे ट्रांजैक्शंस का डुअल एस्पेक्ट होता है। चलो ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल बोलता है मैचिंग प्रिंसिपल, प्रूडेंस, फुल डिस्क्लोजर। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, आप मैच करते हो डेबिट के साथ क्रेडिट को, ऐसे करके आप लाइन बनाते हो ना, बचपन में किया था आपने, स्काई को लैंड से इस तरह से कुछ मैच करते हो अपोजिट में। हाँ, तो कुछ इसी तरह से आप मैच करते हो किसको, डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट को, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल कहलाता है। प्रूडेंस क्या होता है, प्रूडेंस के बारे में आगे हम लोग जानेंगे, इसी लेक्चर में आप लोग प्रूडेंस के बारे में जानेंगे। थर्ड क्या है, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर मतलब आप जो भी चीज देख रहे हो, जो भी चीज जान रहे हो, उसके बारे में पूरे अच्छे से बताना है। ठीक है, रेवेन्यू रिकग्निशन, पहला हम लोग जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो रेवेन्यू रिकग्निशन। आपको ये जानना है कि आप किस चीज को रेवेन्यू बोलोगे। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड रिकॉर्डेड व्हेन इट अर्नड। अब एक बात बताओ, मैंने सेल किया, क्रेडिट में सेल किया, क्या वो सेल नहीं है, हाँ है, लेकिन क्या मुझे उसे उसका प्रॉफिट हुआ है, हो सकता है कि वो पैसा दे ही ना, तो क्या आप इसको रेवेन्यू पे रिकॉर्ड करोगे, तो यही इसके बारे में बोला जा रहा है कि हाँ, जैसे ही ये चीज अर्न किए हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जब कैश एक्चुअली में रिसीव करें। ठीक है, मतलब अगर आपने सेल्स क्रेडिट में भी किया है तो आप उसको एज अ रेवेन्यू ही रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, इम्प्लीकेशन, गुड्स, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट मार्च मैंने बता रखा है, और कैश नहीं भी आया है, अप्रैल में भी आया है, तो आप ये रिकॉर्ड करोगे कि मार्च में ही मेरा सेल हुआ या फिर रेवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंसेस मस्ट बी मैच विद द रेवेन्यू जनरेटेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। अब एक बात बताओ, आप इस बार सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए कमाए हो, तो क्या आप 2000 रुपए खर्च कर सकते, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते। तो वही चीज बोला जा रहा है कि एक्सपेंसेस मस्ट बी मैच विद द रेवेन्यू, दे हेल्प जनरेट इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा मतलब साल का सेम अकाउंटिंग पीरियड में आपने जितना रेवेन्यू कमाया उतना ही ऑलमोस्ट आप एक्सपेंस करना, इससे ज्यादा नहीं करना, और यही होना भी चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल यही बोलता है। और साथ ही साथ सैलरी ऑफ द मार्च मस्ट बी चार्ज टू द मार्च पीएनएल इवन इफ इट पेड इन अप्रैल। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने आपका एम्प्लॉय, आपका सैलरी आपको उसको देना था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन आपका पेमेंट आपका एक डेटर के पास अटका हुआ था, इस वजह से आप उसको सैलरी नहीं दे पा रहे थे, तो उसको कब का सैलरी देना था, आपको मार्च में सैलरी देना था, लेकिन आपने उसको दिया कब, अप्रैल में। क्या सिर्फ अप्रैल का सैलरी दिया, नहीं, आपने मार्च का भी सैलरी उसको अप्रैल में दे दिया। तो एक बात बताओ, तो आप सैलरी दिए कब, अप्रैल में, रिकॉर्ड कब करोगे, मार्च में ही हम लोग करते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि मैचिंग प्रिंसिपल में होता है। एक चीज देखो, डेबिट क्रेडिट यहाँ पर भी मैच होगा। मैचिंग प्रिंसिपल का बेसिक जनरलिटी होता है डेबिट और क्रेडिट को मैच करना, लेकिन यहाँ पर जो चीज है सिंपल यही है कि जो भी चीज आप रिकॉर्ड करोगे जिस टाइम पे वो हुआ है उस टाइम के हिसाब से आप लोग रिकॉर्ड करते हो। डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एवरी ईयर टू मैच एसेट्स विद द रेवेन्यू, यूज विद द रेवेन्यू। मतलब क्या होता है, आप सिंपली डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने पिछले क्लासेस में बता रखा है। डेप्रिसिएशन वो होता है जिसमें आप मशीनरी पे, अगर आप जैसे मशीनरी आप हर बार यूज करते हो तो उसका वैल्यू कुछ कुछ कम होता है, इस चीज को आप डेप्रिसिएशन कहते हो, और ये रेवेन्यू को मतलब आपके प्रॉफिट को एक्चुअली में बढ़ाता है। ठीक है, आपके एक्सपेंसेस को बढ़ा देता है जिसके कारण आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर ऑफ प्रिंसिपल, अरे ऑल मटेरियल एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मटेरियल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है अगर आपने कोई लोन ले रखा है, ऐसी चीजें जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालती है। क्या पूछा गया, मटेरियल एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आपने 10 रुपए के कोल्ड ड्रिंक पिया, कहाँ से, बिजनेस से पैसा निकाल के, क्या आप इसको मटेरियल इन्फॉर्मेशन बोलोगे, नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपने 100 करोड़ का लोन लिया है किस चीज में, बिजनेस के लिए, तो क्या ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑब्वियसली है। तो ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक सेकंड, हाँ, इस चीज को आप रिकॉर्ड करते हो। और नथिंग इंपॉर्टेंट शुड बी हिडन, किसी भी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से छुपा नहीं सकते। और एक चीज और जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, अब एक बात बताओ कि अगर एज अ रिलायंस, आप रिलायंस कंपनी पे हो, नहीं रिलायंस बहुत बड़ा हो गया, सपोज हाँ आपका बाबा लिमिटेड करके एक कंपनी है, बाबा लिमिटेड कंपनी में आपके साथ कहानी क्या हुआ है कि आपके कंपनी पे कोई केस कर दिया है,
ड्यू टू एनी रीजन केस कर दिया। अब वो केस ना आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो केस जीत सकता है। अगर वो जीत जाएगा ना तो वो मेरे पे मानहानि का दावा किया है। मानहानि का दावा कितने का किया है? 1 लाख रुपीज का। अगर वो केस जीत जाता है तो हमको 1 लाख रुपए उसको देना पड़ेगा। क्या हमने दे दिया है? नहीं। लेकिन क्या चांसेस है देने का? हाँ, देने का चांसेस है। तो अगर आप उसको दोगे तो क्या आप लाइबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जिस तरह का जो लाइबिलिटी होता है ये कहलाता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्या कहलाएगा? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी मतलब कंटिंजेंट, यू आर कंटिंजेंट, यू डोंट नो कि हाँ आपको देना ही देना है या फिर नहीं भी देना। तो ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है। और ये चीज को ना आप सेपरेटली एज अ लाइबिलिटी नहीं दिखाते, बस आप इसको बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट क्या होता है नहीं पता, अगेन आप इस चीज को दिमाग से उतार दो कि अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पर हाँ, अगर थोड़ी भी चीजें आपके दिमाग में जा रही है ना तो ये मोर देन इनफ है। बैलेंस शीट में मतलब बैलेंस शीट लास्ट में बनता है, बैलेंस शीट में आपको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में दिखाना पड़ता है। ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी, पेंडिंग लॉसूट्स, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑल मस्ट बी डिस्क्लोज टू द नोट्स टू अकाउंट। पेंडिंग लॉसूट्स मतलब वही आपको जो मैंने बताया कंटिंजेंट लायबिलिटी उसी टाइप का होता है। एंड सिमिलरली चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज करो, जैसे कि आप रिटर्न डाउन वैल्यू से डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, अब आप स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज कर रहे हो, तो इस चीज का जो अकाउंटिंग पॉलिसीज पे आपने जो चेंजेस किया इसको आपको बैलेंस शीट में एज अ नोट्स टू अकाउंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, सेम अकाउंटिंग मेथड एंड पॉलिसीज मस्ट बी यूज्ड इन द ईयर टू ईयर। मेथड शुड बी चेंज आर्बिट्रेरीली, सॉरी शुड नॉट बी चेंज आर्बिट्रेरीली। आर्बिट्रेरीली मतलब मनमाने ढंग से। आप जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, जैसे अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो रिटर्न डाउन वैल्यू से, आ गया इसमें नहीं लिखा हुआ है क्या? हाँ, इफ एस एल एम, अच्छा छोड़ो। हाँ, तो अगर आप WDV से अगर आप चार्ज करते हो डेप्रिसिएशन, आप क्या चार्ज कर रहे हो? रिटर्न डाउन वैल्यू से। अब अगर रिटर्न डाउन वैल्यू से आप चार्ज कर रहे हो, आपने अचानक से पिछला साल आपने रिटर्न डाउन किया, उसके पहले रिटर्न डाउन, उससे भी पहले आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चार्ज किया, अचानक से इस साल आपने SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दिया, बिना किसी रीजन का आपने बस चार्ज करना शुरू किया। अब अगर ऐसा हो रहा है तो आपको इसके पीछे प्रॉपर रीजनिंग देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको ये नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैंने अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज किया है। ठीक है। तो इफ SLM डेप्रिसिएशन इज यूज्ड इन ईयर 1 इट मस्ट बी यूज्ड इन द ईयर 2 आल्सो। चेंज्ड अलाउड ओनली द वैलिड रीजन प्लस डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर मतलब आप बता रहे हो, और वैलिड रीजन भी होना चाहिए। आर्बिट्रेली का मतलब क्या था? आप मनमाने ढंग से अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं चेंज कर सकते। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। हाँ, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रूडेंस या कन्वर्जेट, सॉरी, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस, ये दोनों चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। हाँ, एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट्स। मतलब क्या हो रहा है? एंटिसिपेट मतलब आप अगर प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ, मतलब प्रॉफिट आपको लग रहा है कि हो सकता है पर आपको प्रॉफिट हुआ नहीं है, तो आप उस चीज को रिकॉर्ड नहीं करोगे। लेकिन अगर लॉस आपको लग रहा है कि होने वाला है, हुआ नहीं अभी तक, जैसे कंटिजेंट लायबिलिटी, हो सकता था कि आपका लॉस हो सकता है या फिर लायबिलिटी क्रिएट हो सकता है, तो आप उस चीज को ना होने से पहले ही रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन प्रॉफिट में आप ऐसा नहीं करोगे। जैसे कि देखो, रिकॉर्ड ऑल लॉसेस व्हेन प्रोबेबल, मतलब चांसेस अगर आपको लग रहा है कि लॉस हो सकता है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो। लेकिन रिकॉर्ड प्रॉफिट ओनली व्हेन रियलाइज्ड, मतलब आप प्रॉफिट तभी रिकॉर्ड करोगे जब आपको पूरी तरह से यकीन हो गया कि हाँ प्रॉफिट तो हो ही चुका है। यकीन मतलब प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है। अगर प्रॉफिट हो चुका है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, लेकिन आप लॉस तभी रिकॉर्ड करोगे जब एक्चुअली में, सॉरी, जब आपको लग रहा है कि लॉस होने वाला है। ठीक है। इम्प्लीकेशन जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड डेट का प्रोविजन बनाना है। बैड डेट का प्रोविजन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, बैड डेट का मतलब होता है कि आपने उधार में किसी को माल बेचा, वो कौन है? कस्टमर यानी डेटर। अगर आपने डेटर को माल बेचा है उधार में और उसने आपको पैसे देने से मना कर दिया या फिर आपको पैसे नहीं दिए या फिर कुछ पार्ट पेमेंट नहीं किया, आपने 10 लाख का माल बेचा था, उसने 1 लाख रुपए पे नहीं किया, तो वो आपका बैड डेट कहलाता है। बैड डेट, बुरा कर्ज। ठीक है। तो बुरा कर्ज कहलाता है। तो इस चीज को लेकर हम एक प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन मतलब हम ये मान के चलते हैं कि शायद इतना पैसा तो रियलाइज नहीं वाला, इतना पैसा तो मेरे को मिल नहीं वाला। तो वही प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म यही बोलता है कि आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना पड़ेगा। मतलब आप ये मान के चलोगे कि मेरे जितने भी कस्टमर है उसमें से कोई ना कोई तो कोई ना कोई तो कुछ अजीब होगा जो कि मेरे को पैसा नहीं देगा। ठीक है। तो उस चीज के लिए आप क्या बनाते हो? प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए भी आप प्रोविजन बनाते हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, वो भी आप धीरे धीरे जानोगे। स्टॉक एट लोअर कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कॉस्ट का मतलब आपने माल खरीद के लाया 10 रुपए में, क्या माल खरीदा? सपोज आपने आइसक्रीम खरीद के लाया 10 रुपए में, लेकिन अब ठंडा का टाइम आ चुका, मतलब ठंडे का मौसम आ चुका है, क्या आपका आइसक्रीम उतना बिकेगा? नहीं।
अब आपका ना आइसक्रीम का जो मार्केट वैल्यू वो गिर गया, अब आपको वो आइसक्रीम 8 ही रुपए में मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, आपने तो 10 रुपए में खरीद के लाया था, लेकिन अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर आप उसको बेचने जाओगे तो आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 8 रुपए मिलेंगे। तो यही चीज बोला जाता है कि अगर आप स्टॉक को रिकॉर्ड कर रहे हो तो या फिर लोअर ऑफ कॉस्ट करो, कॉस्ट, या फिर एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी, ठीक है। जो भी चीज होगा उसमें से दोनों में से जो लोअर है उस चीज पे रिकॉर्ड करेगा। ऑल बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, जितने भी चीज है इसी सारी चीज पे आप रिकॉर्ड करोगे। मटेरियलिटी प्रिंसिपल, ओनली मटेरियल सिग्निफिकेंट आइटम्स सेपरेट डिस्क्लोजर नीडेड, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपका कोई भी मटेरियलिटी फैक्ट है, मतलब मटेरियल फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपने 10 रुपए का कोल्ड ड्रिंक पिया है किससे, बिजनेस के पैसे निकाल के, क्या आप उस चीज को डिस्क्लोज करोगे? अरे नहीं करेंगे यार, 10 रुपए के लिए क्या बिजनेस के लिए अकाउंटिंग में उसको ट्रीटमेंट करना, ले हम 10 रुपए देते रहे। तो वो छोटी छोटी चीजें आपको नहीं करना। लेकिन अगर आप 100 करोड़ का लोन ले रहे हो तो हाँ करना पड़ेगा, 10 करोड़ का लोन दे रहे हो तो हाँ करना पड़ेगा। तो ये सारी फैक्ट्स आपको पूरा का पूरा आपको क्या कहता है, बैलेंस शीट में आपको पूरा दिखाना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आपने स्मॉल स्टेशनरी एक्सपेंस किया, स्टेशनरी आपने पेंसिल खरीद लिया, पेन खरीदा, तो वो सब क्या ही दिखाना, नोट शोन सेपरेटली चलेगा। लेकिन लार्ज लीगल फी, आपने कोई लीगल फीस दिया तो उस चीज के लिए आपको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। मटेरियलिटी डिपेंड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एविडेंस सपोर्टिव वेरिएबल डॉक्यूमेंट्स नॉट पर्सनल ओपिनियंस। मतलब क्या है, अगर एवरी एंट्री है सपोर्टिंग वाउचर होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन एविडेंस नॉट केस पर। क्या मतलब होता है, मतलब यही कि अगर आप जर्नल एंट्री बनाते हो तो जर्नल एंट्री में ना देखो कॉलम कुछ इस तरह से होता है, हाँ, ये देखो कॉलम होता है जिसमें आप यहाँ पे अमाउंट लिखते हो, यहाँ पे अमाउंट लिखते हो, और इसमें लिखते हो आप एल एफ, ऐसे एल करके एफ लिखते हो। इसका मतलब क्या होता है, लेजर फॉलो। आप इसमें ना लेजर के लिए नंबर्स लिखते हो कि ये जो अकाउंटिंग है, ये जो ट्रांजेक्शन है उसमें आप ये लेजर लिखते हो। लेकिन साथ ही साथ आपको पता है वाउचर्स की भी एंट्री आपको करनी पड़ती है। वाउचर्स क्या होता है, मतलब अगर आप एक छोटी शॉप के नजरिए से देखो तो शॉप अगर टैली यूज करती है तो शॉप क्या कर रही है, जितने भी कस्टमर्स आए उसका अकाउंटिंग या फिर उसका जो इनवॉइस है उस चीज को वो रिकॉर्ड करेगी। रिकॉर्ड करेगी किस तरह से, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगी। जब वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगी तो वो यहाँ पे ना इनवॉइसेस को लिखती है। तो ये चीज होना चाहिए, क्यों होता है, ताकि आप सपोर्टिंग वाउचर दिखा सको। किसको दिखाना है आपको, आप अगेन जब स्टार्टिंग वाला लेक्चर आप लोग देख रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग ना सिर्फ ओनर के काम नहीं आती है, अकाउंटिंग बहुत सारे लोगों के काम आती है। टैक्स जिनसे आप ले रहे हो उनको, आपको अगर बैंक से लोन लेना है उनको, आपको साथ ही साथ अगर जैसे कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप इन्वेस्टर से भी आप अकाउंटिंग, जो आपकी अकाउंटिंग है, जो अकाउंटिंग बुक्स है आप उसको दिखाते हो। तो इन सब चीज के लिए आपको प्रॉपरली इस चीज को दिखाना पड़ता है, ठीक है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट जो भी होता है वही। एसेट्स आर रिकॉर्ड्स एट देयर ओरिजिनल प्राइस या फिर कॉस्ट, नॉट एट द मार्केट वैल्यू और द रिप्लेसमेंट वैल्यू सिंपली। मतलब आप क्या कर रहे हो, एसेट्स को आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, ना कि ऐसे वैल्यूज पे जो कि मार्केट का हो या फिर इस तरह का जो कि आपको रियलाइजेबल, मतलब क्या कहते हैं उसको, अच्छा छोड़ो, हाँ, नॉट एट करेंट मार्केट वैल्यू और रिप्लेसमेंट वैल्यू। मतलब आप इस तरह से रिकॉर्ड नहीं करोगे कि हाँ अगर मेरा आज 10 रुपए का है तो मेरे को लग रहा है कि हाँ मार्केट में ना अभी मैं बेचने जाऊं तो 12 रुपए पे तो बिक ही जाएगा। रिप्लेसमेंट वैल्यू कम नहीं हो सकता यहाँ पे, याद रखना, क्योंकि अगर रिप्लेसमेंट वैल्यू कम होता है तो आप उसी पे रिकॉर्ड करोगे। अगर मार्केट वैल्यू 8 रुपए का है और आपने कॉस्ट कितने पे खरीदा है, 10 रुपए पे, तो आप 8 रुपए पे रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट वैल्यू की बात की जा रही है वो एक्स्ट्रा वैल्यू की बात की जा रही है। मतलब अगर आपने 10 रुपए में माल खरीद के लाया, आप 12 रुपए में आप चाहो तो मार्केट में अभी तुरंत आराम से बिक जाएगा, तो आप 12 में नहीं रिकॉर्ड करोगे, आप 10 में ही रिकॉर्ड करोगे। तो वही चीज के बारे में बात कर रहा है। लैंड बॉट फॉर 2 लाख in 2005 shown at 2 lakh today, but even if market value is 50 lakh links to the going concern। मतलब आप यही रिकॉर्ड करोगे कि आपने 2 लाख नहीं खरीदा, तो क्या आप इसको 50 लाख कभी कर ही नहीं सकते? तो हाँ कर सकते हो, उसमें आप रीवैल्यू करते हो, तो उसमें आप रीवैल्यूएशन रिजर्व डालते हो, तो वो अलग चीज है, वो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, ठीक है। हाँ, तो अब देखो कि हमने क्या क्या पढ़ा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन पढ़ा, जिसमें रेवेन्यू कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में पहचाना था। क्या रिकॉर्ड करना है, जब अर्न हुआ क्या चीज, जब प्रॉफिट अर्न किया तो आप उसको तुरंत रिकॉर्ड करोगे, लेकिन लॉसेस हुआ है नहीं हुआ है मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लॉस हो सकता है रिकॉर्ड कर लो तुरंत, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल के बारे में मैंने क्या बताया था कि एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ सेम पीरियड में ही आपको रिकॉर्ड करना है। मतलब अगर आपने इस बार इस महीने का आपने सैलरी नहीं दिया, मार्च महीने का आपने सैलरी नहीं दिया और अप्रैल में मार्च का भी दे दिया, तो आप रिकॉर्ड कब करोगे, अप्रैल में नहीं, आप मार्च में ही रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। ये मैचिंग प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर, मतलब आपको हर मटेरियल फैक्ट्स को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब क्या होता है मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करने का,
सिंपल मतलब यही है कि आपकी जो भी चीज़ है, बड़ी जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं, उस चीज़ को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मतलब सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप हर बार फॉलो करोगे। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस मतलब किसी भी तरह का प्रॉफिट्स को आप एंटिसिपेट करोगे, लेकिन प्रॉफिट्स को कभी भी आप एंटिसिपेट नहीं करोगे, मैंने बता रखा है इसके बारे में भी। मटेरियलिटी क्या होता है? डिस्क्लोज ओनली सिग्निफिकेंट आइटम सेपरेटली, मतलब अगर कोई बड़ी चीज़ें हैं तो आप उसको सेपरेटली ऐसे करके दिखाओगे, है ना। मतलब जैसे मैंने बताया था 100 करोड़ का आपने लोन लिया तो उसको आप लिखोगे, लेकिन आप 10 रुपए का कोई आइसक्रीम खाया, कोल्ड ड्रिंक खाया, तो वो मैटर नहीं करता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होना चाहिए? एवरी आइटम मस्ट हैव वेरिएबल डॉक्यूमेंट प्रूफ। मैंने बताया कि अगर आप एक छोटे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, तो आपने कोई जर्नल एंट्री या फिर आपने कोई लेजर ट्रांजेक्शन पास किया, तो उसके लिए आपको इनवॉइस उसमें अटैच करना पड़ेगा, है ना। उसको वाउचर्स कहते हैं, तो वो वाउचर्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए, वाउचर नीडेड, वो चीज होता है। ठीक। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब एसेट्स एट ओरिजिनल कॉस्ट होना चाहिए, ना कि मार्केट वैल्यू पे। आप एसेट्स कैसे रिकॉर्ड करोगे? ओरिजिनल कॉस्ट पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू पे क्यों नहीं रिकॉर्ड करोगे? अगर मार्केट वैल्यू 12 रुपए का है, 10 रुपए पे आपने खरीद के लाया, 12 रुपए का है, तो आप 12 पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप 10 पे ही रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर आपने 10 पे खरीद के लाया और मार्केट वैल्यू 8 रुपए का कम है मार्केट वैल्यू, तब आप क्या करोगे? तो आप मार्केट वैल्यू पे यानी 8 रुपए पे रिकॉर्ड करोगे, वो प्रूडेंस कहलाता है। ठीक है। हाँ। तो अब एक चीज देखो, कंजर्वेटिज्म वर्सेस कंजर्वेटिज्म और जो प्रूडेंस होता है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डीप में बता दिया, बट फिर भी एक बार और ध्यान से देख लो। अगर स्टॉक वैल्यूएशन की बात आएगी, तो कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट प्राइस मतलब 10 रुपए में खरीद के लाया, एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट में कितने में बिकेगा। अगर 8 रुपए है तो जो लोअर होगा उस चीज पे आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि एंटिसिपेट करना लॉसेस को, इफ इवन इफ मार्केट फॉल्स। ठीक है। बेड डेट प्रोविजन, अगर बेड डेट आपको लग रहा है कि नहीं होगा, मतलब आपको लग रहा है मेरा सारा कस्टमर मस्त है, एक भी ऐसा नहीं है जो घपलेबाज है, जो कि मेरे को पैसा नहीं देगा, सारे बढ़िया है मेरे, लेकिन फिर भी आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना ही पड़ेगा। इवन डेट कोई भी डेट पूरा नहीं है। एंटिसिपेट लॉस ऑन डेटर्स। ठीक है। कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब पेंडिंग लॉसूट्स हो गया, या फिर आपको मैंने बताया था कि आपके कंपनी पे किसी ने केस किया, मानहानि का दावा किया, कितने का? 1 लाख रुपए का। तो आपको लग रहा है कि अगर हम हार जाएंगे या फिर जो भी चीज़ है, तो उसको आप नोट्स में दिखाओगे, या इवन इफ आउटकम इज अनसर्टेन, आपको नहीं पता कि आपको आप हार ही जाओगे, आपको 1 लाख देना ही पड़ जाएगा, नहीं पता, फिर भी आप उसको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाओगे। ठीक है। पॉसिबल लॉस को डिस्क्लोज करना ताकि यूजर्स वॉर्न हो सके। यूजर्स मतलब कौन कौन? अगर आप एज ए इन्वेस्टर्स किसी को कंपनी दिखा रहे हो या जो भी चीज़ है वो सारी। ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑन फ्यूचर सेल, अगर आपको ये फील हो रहा है, अच्छा रुको, नॉट रिकॉर्डेड, ओनली रिकॉर्डेड व्हेन सेल इज एक्चुअली हैपन। अब एक बात मेरा ना एक एआई का कंपनी, ठीक है, मेरा एक एआई का कंपनी है, मेरे को लग रहा है, सिर्फ मेरे को लग रहा है कि वो ना चैट जीपीटी को तो ऐसे ही हरा देगा। मैं कुछ भी पूछता हूँ वो जवाब दे रहा है। चैट जीपीटी को 10-10 सेकंड लग रहा है जवाब देने में, मेरा एआई उससे पूछो तो सही, वो 2 सेकंड में जवाब दे रहा है। चैट जीपीटी तो बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है। मेरे को तो लग रहा है कि अरे मैं आज मार्केट में चला जाऊँ ना, तो मेरा तो ऐसे ही लाखों यूजर्स बढ़ जाएंगे, चैट जीपीटी को भी हरा देगा, मेरे पास पावर है। लेकिन हुआ क्या पता है? मैं जैसे ही मार्केट पे गया, मेरा एआई को 1 से 2 लोगों ने खरीदा और मेरा एआई का नाम ही बदनाम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा जो एआई था वो जवाब तो जल्दी दे रहा था पर सही नहीं दे रहा था, उसमें बहुत ज्यादा गलतियां थी। तो इस वजह से मेरा नाम खराब हो गया। तो क्या मैंने जो अज्यूम करके चला था कि मेरा प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा होगा, चैट जीपीटी को मैं कल ही हरा दूंगा, चैट जीपीटी 2 बिलियन का है, अरे कुछ नहीं यार, मैं 5 बिलियन तो ऐसे ही ला दूंगा। तो ये मैंने माना था, ये अज्यूम किया था, तो मैं इस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मैं रिकॉर्ड कब करूंगा? जब सेल एक्चुअली में होगा, तभी उस चीज को रिकॉर्ड करूंगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को आप फ्यूचर वाला रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ताकि आप एंटिसिपेट ना कर सको किस चीज को प्रॉफिट। ठीक। डेप्रिसिएशन का प्रोविजन, चार्ज करना है डेप्रिसिएशन सारे एसेट्स पे जो कि चार्जेबल है। बिल्डिंग पे हो सकता है, लेकिन लैंड पे आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते हो। बिल्डिंग पे हो सकता है, मशीनरी पे हो सकता है, और हाँ, प्लांट पे भी हो सकता है। प्लांट मतलब आपका जो फैक्ट्री में जो मशीन लगा है। ठीक है। एंटिसिपेट ग्रेजुअल लॉस को और वैल्यूज को, इस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है। ये सारी चीजें थे जो अब तक आपने पढ़ रखा है। अब देखो वही सारी चीजों को आप रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन पे समझो, एक छोटे छोटे ट्रांजेक्शन या फिर इमेजिनरी एग्जाम्पल्स है, उसमें आप बताना कि इसमें क्या क्या रूल्स काम आ रहा है। जैसे कि रमेश सोल्ड किया है गुड्स को 50,000 रुपए का, किस चीज में? क्रेडिट में, इन मार्च में, और ये रेवेन्यू को मार्च में ही रिकॉर्ड कर लिया। ये सही किया है? हाँ बिल्कुल सही किया। ये क्या किया है? रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया है, और ये अप्लाइड है, जो कि सही भी है। परफेक्टली रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए जब उसको अर्न किया। ठीक है। रमेश यूजेस WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। WDV क्या होता है? इग्नोर करो, बस समझो कि एक अकाउंटिंग बनाने का एक तरीका है। ठीक है। वो क्या किया, ईयर 1 में WDV से रिकॉर्ड करता था, और अचानक से स्विच किया टू SLM इन ईयर 2 विदाउट एनी रीजन। दूसरे साल में क्या किया, WDV से SLM पे पहुंच गए बिना किसी रीजन का। तो यहाँ पे
कंसिस्टेंसी तो हो रहा है लेकिन ये अवॉइड हो रहा है, वॉइड हो रहा है, मतलब गलत तरह से इसको यूज किया है, देखो वॉयलेट हो रहा है यहाँ पे। मेथड चेंज किया गया विदाउट एनी वैलिड रीजन, और इसमें अगर आप मेथड चेंज करते हो तो आपको वैलिड रीजन भी होना चाहिए था, और दूसरा क्या होना चाहिए, आप नोट्स में मेंशन भी करोगे। ठीक ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स में किस चीज का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, रमेश क्रिएट्स अ प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑन डेटर इवन दो नो वन हैज डिफॉल्टेड येट। मैंने बताया था कि अगर कोई भी बैड डेट पूरा नहीं भी है, मतलब आपको सारे पैसे मिल भी जाने वाले हैं, तो भी आप इस चीज को रिकॉर्ड करते हो। कौन कहता है इसको, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस। यहाँ पे कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस ये सही हुआ है, अप्लाइड है, परफेक्ट है। अ पेंडिंग कोर्ट हैज केस अगेंस्ट द कंपनी इज सोन एज नोट्स टू अकाउंट। मतलब क्या है, आपको पता नहीं है कि हाँ लॉ सूट तो हुआ है, आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो इस चीज को क्या कहते हैं, फुल डिस्क्लोजर, जिसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। और यही चीज बता क्या बोला है कि इस चीज को आपने अकाउंट्स में शो कर दिया, मतलब सही किया है ना, तो ये सही किया तो अप्लाई। ठीक है, मार्च सैलरी 15,000 का अभी तक पे नहीं किया गया, लेकिन स्टिल रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस इन द मार्च। सही। अभी बात बताओ, मार्च का एक्सपेंस मैंने मार्च में रिकॉर्ड कर दिया लेकिन पे नहीं किया, तो क्या किया मैंने, सही किया, हाँ बिल्कुल सही किया, मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पे हमने फॉलो किया और ये अप्लाइड है, सही किया हमने। लैंड परचेज किया था 2010 में 3 लाख का, और जो कि 3 लाख में दिख भी रहा है, इवन दो मार्केट वैल्यू इज 20 लाख। क्या ये सही है, हाँ, बिल्कुल सही है, यही तो होना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें हिस्टोरिक कॉस्ट पे ही हम लोग सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं। अप्लाइड एसेट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब एक चीज याद रखना, मैं अगेन बोल दूं, आप लोग बस कंफ्यूज मत हो ना, मैं बस आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि देखो कोई भी जो एसेट्स होता है ना, उसको आप रीवैल्यू कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या था, 3 लाख का एसेट्स 20 लाख हो गया, तो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो कि आप हिस्टोरिक कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, हर बार आप उसका रिकॉर्ड नहीं चेंज करते। लेकिन अगर आपको किसी रीजन की वजह से, अगर आप पूरा अकाउंट्स को चेक कर रहे हो, या फिर आप किसी एक साल आपने सोचा कि मैं सारे एसेट्स को रीवैल्यू करूंगा, तो उस वक्त अगर आप चाहो तो आप उस वक्त के हिसाब से आप रीवैल्यू कर सकते हो, अपवर्ड रीवैल्यू कर सकते हो, उसमें आप रीवैल्यूएशन रिजर्व बनाते हो। क्या होता है, अभी कॉम्प्लेक्स लगेगा, धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, रमेश रिकॉर्ड किया सेल्स विदाउट एनी इनवॉइस और रिसीट जस्ट बेस्ड ऑन हिज मेमोरी। मैंने बताया था कि कोई भी चीज, आप अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कोई भी चीज का प्रूफ होना चाहिए, आप इनवॉइसेस में जो वाउचर्स होना चाहिए वो सही होना चाहिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी गलत हो गया, तो यहाँ पे वॉयलेट हो गया। ठीक है, स्टेशनरी एक्सपेंस कितने का था, 50 रुपए का, जिसको हमने जनरल एक्सपेंसेस की तरह क्लब कर दिया, सेपरेटली नहीं पता, तो क्या दिक्कत है ना, 50 रुपए का क्या उसको दिखाना है, सिंपल सी बात, 50 रुपए छोड़ा था। हाँ, मेटेरियलिटी फैक्ट, मतलब अगर यहाँ पे 100 करोड़ की बात होती तो मेटेरियलिटी फैक्ट हो जाता, और यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली दिखाना पड़ता। अप्लाइड है, 50 रुपए इज इमटेरियल नॉट सेपरेटली, मतलब सेपरेटली दिखाने की जरूरत भी नहीं है, जनरल एक्सपेंस में डाल दिया ना, बहुत कर दिया भाई, इतना भी कर दिया, 50 रुपए चला भी जाता है बिजनेस से तो कोई फर्क पड़ता है। हाँ चलो ठीक है, लेकिन अगेन 50 रुपया मैटर करता है अगर कंपनी में बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज है तो। ठीक है, हाँ तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अजम्पशन और प्रिंसिपल का बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जिसमें अभी आपने अजम्पशंस भी बहुत सारे देख लिए, प्रिंसिपल्स भी बहुत सारे देख लिए। अब लास्ट चैप्टर 3 का एक लास्ट आप लोग का सिंपल सा टॉपिक बचा हुआ है, जो कि होने वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का कॉन्सेप्ट होने वाला है, जो कि अगर आप फ्यूचर में कभी कुछ भी कर रहे हो, सीए, सीएमए, IFRS, या जो मतलब सिंपली आप कुछ भी कर रहे हो, ACCA भी करोगे तो भी आपको उसमें काम आएगा। इवन ACCA में तो आपको और भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं, तो आपको बेनिफिट्स होने वाला है। ठीक है, तो सिंपली कल का लेक्चर बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करोगे, और इसके बाद मैं पूरा फुल फ्लेज जो पूरा लेक्चर आपने चैप्टर 3 तक पढ़ा है उसका पूरा एक कंपाइलेशन वीडियो भी आपको दूंगा जरूर। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो योर कॉमर्स बडी को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। आई एम साइनिंग ऑफ।